राइट। तो अपन को क्या गिवन था, उसने हमको इथाइल एस्टर लिखा था, तो इथाइल ग्रुप तो हमने फिक्स किया, लेकिन एस्टर के लिए इसको फिक्स करने के लिए थोड़ी कहा था, ये तो कुछ भी हो सकता है तीनों में से। मतलब ये इनसे सेम भी हो सकता है, मतलब ये इससे सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन दो सेम होना जरूरी है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में दो मोल्स ऐड होते हैं, पहले कीटोन बनता है और फिर कीटोन का अल्कोहल बनता है। ये लेते हैं, that is the product of the reaction. So that is about ये क्वेश्चन नंबर 10। कॉम्प्रेंशन पार्ट में कोई डाउट है? कॉम्प्रेंशन पार्ट में कोई डाउट है? कॉम्प्रेंशन 2 और कॉम्प्रेंशन 3 भी बोला है, ठीक। कॉम्प्रेंशन 2 में वी आर गिवन दैट, पहले पढ़ लेता हूं मैं, तो मैं कॉम्प्रेंशन 2 की बात करता हूं, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन reaction is given by those compounds which have electron rich groups as leaving groups, ठीक है। less is the basicity of the leaving group, more is the leaving power, ठीक है। less basicity मतलब more acidic structure. In the given reaction, L is the leaving group which leaves as nucleophile in nucleophile is incoming group which is always nucleophilic in character. We know that nucleophile strong होना चाहिए leaving group से. The reactions are the reaction is nucleophilic substitution reaction, which can be unimolecular or bimolecular. Unimolecular मतलब होता है कि nucleophilic substitution जो होगा that will be unimolecular or bimolecular reactions. तो यूनिमोलिकुलर कब होगा, जब अपन कहते हैं कि भाई कार्बोकेटाइन बन जाए, पहले कार्बोकेटाइन बना के फिर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाए, तो उसको अपन यूनिमोलिकुलर जैसे कहते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को अभी, बस अपन को ये बताना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ये तो कॉम्प्रेंशन 1 है, मुझे तो कॉम्प्रेंशन 2, इसमें लिविंग ग्रुप, बिकॉज मुझे लगा लिविंग ग्रुप में क्या बताना अपन को। कॉम्प्रेंशन 2 विल चेक, उसमें डायग्राम्स बने हुए हैं। पहले वाले डायग्राम में आपने क्या किया है, मैं ये बना देता हूं। ये पहला डायग्राम है अपने लिए, ये दूसरा डायग्राम है अपने लिए, और ये थर्ड डायग्राम है, ठीक है। पहले वाले डायग्राम में वो कह रहे हैं कि मैग्नीशियम पाउडर और एल्काइल हैलाइड इथरल सॉल्यूशन, मतलब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करूंगा ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, RMgX बनता है। लो भाई, मैंने RMgX बना दिया। अब इसमें मैंने स्वीट स्मेलिंग लिक्विड डाला, तो इसमें मेरे पास RMgX है, इसमें स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। अपन को पता है क्या ऐड किया आपने, लिक्विड ऐड किया, मतलब आपने एस्टर को ऐड किया, ठीक है। तो एस्टर को ऐड करने के बाद जो बन गया होगा यहां पर, वो ऐसे बना होगा। एल्काइल हैलाइड में कोई अपन को R ग्रुप नहीं गिवन है, विच एल्काइल हैलाइड, द P सॉल्यूशन, ये P था। तो दिस इज Q, द एस्टर इज गिवन टू अस एज Q। तो मुझे पता है कि यहां पर आपने जो रिएक्शन किया होगा, ये एक्सेस में रहा होगा, तो ये ऐसे बन गया होगा, ये ऐसे बन गया होगा। और बाद में जब आपने पानी ऐड किया होगा, इसमें वाटर ऐड किया आपने, इसमें वाटर ऐड किया, क्योंकि ये वाला इसमें ऐड रिएक्शन लिखा है सॉल्ट जैसे होगा, तो जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये कंप्लीटली ये रिप्लेस होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। मतलब मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा 3 डिग्री। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये रिएक्शन किया और इसको आपने R लिखा हुआ है, ये Q है आपका, वो R लिखा हुआ है। अब मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। ये कह रहा था इफ द P इज इथाइल क्लोराइड, आप चाहते हो कि ये C2H5Cl हो जाए, ठीक है। इफ द P इज इथाइल क्लोराइड, द मेन प्रोडक्ट विद
प्रोडक्ट R इज, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये इथाइल क्लोराइड है तो ये इथाइल रहेगा, और ये इथाइल रहेगा तो अपन को पता है ये एस्टर है, और एस्टर होगा तो अपन लिखेंगे एस्टर में ऐसे, ये R डैश ले लेता हूं, तो इसको मैं हटाऊंगा तो कीटोन बनेगा, और इसमें ये इथाइल ग्रुप होना चाहिए। अभी भी समझाया ना मैंने भाई, इसमें क्या होगा, जब मतलब ये जो R डैश हो जाएगा और ये भी R डैश हो जाएगा, तो ये दोनों ग्रुप जो होंगे वो इथाइल ग्रुप होंगे, क्योंकि एक RMgx इथाइल ग्रुप अटैक करेगा, इसको हटाएगा, कीटोन बनेगा, दूसरा फिर इथाइल ग्रुप अटैक करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मतलब इसमें R में दो तो इथाइल होना कंपलसरी है, दो को इथाइल होना कंपलसरी है। इसको हटाने के बाद पहले कीटोन बनेगा एक इथाइल ग्रुप से इसके, क्योंकि ये C2H5 MgBr हो जाएगा, ये MgCl हो जाएगा बिकॉज वहां Cl है। तो अपन क्या बता सकते हैं भाई, दो इथाइल ग्रुप वाला एक ढूंढो, सी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला Q, इफ द लिक्विड Q इज, मतलब वो चाहता है कि अगर मैं Q को, क्योंकि यहाँ तो आप RMgx बना रहे हो, वो कह रहा है कि अगर मैं Q को HC डबल बॉन्ड हो, मतलब अगर इसकी जगह H ले लूं, हाँ तो अपन को पता है ना, अगर आप इसकी जगह H लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अगर इसकी जगह H ले लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इसके पहले जस्ट अपन ने वही क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें आपने इथाइल एस्टर लिखा था, और इस वाले पार्ट को फिक्स नहीं किया था आपने, वो R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, PH भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसको H ले लूं तो क्या होगा, राइट? तो अपन कहेंगे वो H लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल एक ही गिवन है, बस ए वाला, बाकी सब तो गिवन नहीं है। अब ये कह रहा है कि इफ R इज 10, R कहाँ है भाई, ये। अब ये कह रहा है कि अगर R मुझे ये बताना है PH C CH OH और CH3 एंड CH3, हाँ तो अपन कहेंगे ठीक है ना, इसको PH ले लो और इसको ले लो आप CH3, वो बन जाएगा। देखो भाई, इसको हटा के आप एक CH3 ऐड करोगे तो कीटोन बन गया, फिर कीटोन में एक और CH3 ऐड करोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि अगर मुझे ये अल्कोहल बनाना है तो मुझे ये पता था कि ये दोनों किससे ऐड होंगे, RMgx से, मुझे एक ही डिफरेंट चाहिए ना ये, और वो डिफरेंट अपन किससे ला सकते हैं, एस्टर से। ठीक है, थर्ड वाले में वी आर गिवन दैट हम इसमें कॉलम 3 को मैच नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आई हैव टू राइट लाइक दिस, अदरवाइज आई हैव टू राइट लाइक दिस। मैं इसको हटाता हूं और पहले आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे पहला वाला गिवन है ना, कॉलम 3, 2,4 DNP टेस्ट only given by aldehyde and ketones। क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई ये टेस्ट आपको नहीं पता होंगे। कार्बोलेमेंट टेस्ट, only by 1 डिग्री अमाइंस। वन डिग्री अमाइन कैसे चेक करते हैं अपन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, ल्यूकास टेस्ट, only by alcohols। न्यूट्रल FeCl3, FeCl3 टेस्ट by all
इनॉल्स। इट डजंट मैटर कि वो फिनॉल है, बस इनॉल्स होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं तो आप मैच नहीं कर पाओगे, वरना मैच हो जाएगा। तो ठीक है, मैं पहले वाले को चेक करता हूं। आप मेरे पास ऐसे कितने हैं? पहले वाले में मुझे गिवन है CH3 COH H, this is CH2 and C double bond OH। इसको एसिड से रिएक्ट किया। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी है और एक ही मॉलिक्यूल में एल्कोहल भी है, इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब इसी का एस्टर बना देते हैं अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो, क्योंकि 5 और 6 मेंबर रिंग बन रहा होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो जाएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन। अब अपन क्या सोचेंगे, जब अपन एस्टर बनाते हैं ना तो ऐसा होता है, क्या करते हैं अपन भाई, इसका OH और इसका H हटा देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये चीज में ये एस्टर बन गया अपने पास, ऐसे ही तो बनाते हैं एस्टर अपन। तो इसमें अपन यही सोच लेते हैं कि इसके हाइड्रोजन को अगर मैं पहले अपन ऐसे चेक कर लेंगे कि भाई इसके हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे हटा दूं तो क्या 5 या 6 मेंबर रिंग बनेगा? तो इनको ज्वाइन कर देते हैं ना, तो इसको हटा देते हैं OH को और इस कार्बन से इसके ऑक्सीजन को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसके कार्बन से इसके ऑक्सीजन को ज्वाइन कर लेता हूं, तो कितना 1 2 3 4 5 मेंबर मतलब बनेगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है मतलब बनेगा, तो ये एस्टर बन गया। तो अपन कहेंगे कॉलम 1 2 3 कंटेन रिएक्शन टाइप एंड द लैब टेस्ट फॉर द रेस्पेक्टिवली फॉर रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली। हाँ तो इसका लैब टेस्ट चाहिए अपन को। ये तो अल्कोहल है ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल ये है ना, लिक्विड टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। रिएक्टेंट के लिए बताना है अपन को टेस्ट, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे जैसे ये बनाया वैसे ये बनेगा। कितना मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। और इधर CH ना, जिससे ये CH जिससे CH3 हटा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इसको फिशर एस्टरिफिकेशन मतलब 1 का 4 के साथ और R लिक्विड टेस्ट। ओके, 2 इज फिनॉल, इट्स अ इनोलिक ना, मतलब FeCl3 टेस्ट लगा दूंगा। तो 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो S से बनेगा, 3 is aldehyde और कीटोन, इट्स 3 is कीटोन, तो वो 2,4-DNP बना दूंगा। लास्ट वाला इज NH ना, अमाइंस। तो अमाइंस के लिए तो अपन 1 डिग्री अमाइन है तो कार्बल अमाइन रिएक्शन देंगे और RMG के साथ RH बनाता है, NH बॉन्ड OH बॉन्ड या फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड, सो इट इज अ एसिड बेस्ड रिएक्शन। सो फोर्थ का 1 के साथ हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अब अपन चेक करते हैं 2 का कॉलम 2 के साथ। 2 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, RMGX है ना, इट्स एसिड बेस्ड रिएक्शन, मतलब 2 1 और इनॉल S, दैट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं अब इसको हटा देता हूं, इसका प्रोडक्ट बने लिख दिया। 2 के लिए आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास में ये गिवन है, दिस इज अ इनॉल, और अगर RMGX को कभी भी ये OH बॉन्ड दिखेगा तो क्या होगा, बस यही रिएक्शन होता है RH, एंड दैट इज एसिड बेस्ड रिएक्शन।
3 इज कीटोन, कीटोन को रिएक्ट किया किसके साथ, NaBD4 के साथ, ठीक है। तो या तो RH प्रोडक्ट बना। दूसरा अगर अपन 3 की बात करें तो मेरे पास गिवन है लाइक दिस, और अगर इसको NaBH4 तो H नेगेटिव देता है। आपने H की जगह मुझे क्या दे दिया, D दिया, तो D नेगेटिव देगा। दे आर आइसोटोप्स ना, इधर ऐड करूंगा और अल्कोहल बनाऊंगा, विल गेट द अल्कोहल। और कीटोन का 240 एक मतलब P के साथ कॉम्बिनेशन होगा, ये PQRS ऐसे लिखा। मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया था कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होता तो शायद आप उसको आराम से सॉल्व कर पाते। लास्ट वाले में NH बॉन्ड है, NH को RMGX के साथ, we all know that ये तो एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, RH इज द प्रोडक्ट। सो अपन उसे क्या करेंगे, RH प्रोडक्ट लिखेंगे और बता देंगे। अब बताओ, अब आप एक्सरसाइज 3 को सॉल्व कर सकते हो। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअली टेस्ट वाले मतलब जो वो है, किसी दिन अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर ही लेंगे। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन होता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप है या कुछ भी हो सकता है, पीएच भी हो सकता है, ये ग्रुप होना चाहिए, तो इसको I2 और NaOH से रिएक्ट करना होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, तो फिर ये वाला जो हाइड्रोजन कार्बन होता है ना, ये वाला जो CH3 लिख रहे हैं जिसके ऊपर, ये वाला कार्बन है जिसको अपन CH3 लिख रहे हैं, तो ये वाला कार्बन एटम जिसको अपन CH3 लिख रहे हैं ना, ये कार्बन एटम को अपन हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं CH3 में। ये येलो पीपीटी होता है प्लस, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसका एसिड बनाता है, ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। हमने कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप है तो वो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा, और अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें डिसाइड करने के लिए कहा जाए कि वो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, तो उसमें ये या ये बनाना कंपल्सरी है। अभी अपन इतना ही रखते हैं हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन अच्छा खासा बिल्कुल एक क्लास लेगा पूरा, लेकिन कितना भी पढ़ेंगे अपन, ये तो कंपल्सरी है, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। एक्सरसाइज 3 मैंने नहीं दिया था ना, नहीं सर। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 4 कोई पूछ रहा था, मुझे बताना है वो या हो गया? कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर ना, अच्छा वो तो बता देता हूं। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकालो। सर डाउट है, बोलो। सर सॉलिड स्टेट्स में टाइप ऑफ वॉइड्स मतलब रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वो। किसमें? सॉलिड स्टेट्स में सर आपने जैसे एक क्वेश्चन करवाया था एक बार,
कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन व्हेन 3 फेसेस ऑफ एससीपी यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय आइडियल साइज ऑफ एटम्स। ठीक है। तो सर उसमें आपने फिर रेडियस रेशो लिखा ना, तो फिर हाँ, तो रेडियस, आप एक, अब देखो देखो देखो, एससीपी का एक फेस ऐसे होता है, ऐसे होगा ना उसका एक फेस होगा। हाँ सर, तो ये किस टाइप से दिख रहा है अपन को? स्क्वायर प्लेनर ना। हाँ तो हम वॉइड क्यों गए? हमें तो ये बता कि यहाँ पर आइडियल साइज रखना है, तो इस एटम का साइज कितना बड़ा आएगा, बस हमें ये चेक करना है। अपन उसको वॉइड क्यों बोले? सर क्योंकि अगर वो डेफिनेट टाइप पता ऑफ, रहेगा तो रेडियस रेशो हम लोग बता सकेंगे ना फिर इजीली। नहीं, क्यों बता सकेंगे अपन? हम तो इजीली बता सके तो यहाँ खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ये लो, तो इसका ये क्या हो गया, एक फेस था ना, ये फेस डायगोनल हो गया, और फेस डायगोनल होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2r + 2r इज इक्वल टू √2a, और a कितना होगा इसमें, 2r। तो लिखो और अपने आप कैलकुलेट कर लो। बोलो। और सर उसके बाद फिर और एक क्वेश्चन था कि बोलो। calculate the ideal size of atom that can be kept on face center of BCC unit cell and also calculate its coordination number। हम्म। तो इसमें फिर हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि फेस पे मतलब वो चारों ऐसे रखे रहेंगे, तो फिर ये हम लोग को पहली बात तो ये थी, ट्रायंगुलर ये वर्ड। तो पहली बात तो ये थी कि तुम्हें पता था कि एससीपी और बीसीसी दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होते। हाँ सर, तो क्लोज इसलिए पैकिंग। ये तो पक्का था कि मतलब उसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बता सकते थे। टेट्राहेड्रल वॉइड तब बनता है जब चारों एटम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तब बनता है जब चारों एटम आपस में टच करें और इनके ऊपर एक एटम रखा हो। और बीसीसी में चारों एटम आपस में कॉर्नर वाले टच नहीं करते, चारों एटम कॉर्नर वाले टच नहीं करते और ऐसे रखे होते हैं। हाँ सर। तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल नहीं हाँ है तो ना? ट्रायंगुलर। तो फिर अगर ऑक्टाहेड्रल नहीं है मतलब ऐसे चार एटम ऐसे रखे होंगे और उनपे एक एटम रखा है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल नहीं है, वो ऑक्टाहेड्रल नहीं है। अगर ऑक्टाहेड्रल जैसे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक बात पता है कि अगर ये आपस में टच करते, जैसे एक इधर रखा हुआ है और एक ये, और पीछे से एक रखा हुआ है, ये ऊपर से रखा हुआ है या नीचे से रखा हुआ है, तो ये ऐसे स्क्वायर प्लेनर ले रहा हूं मैं। तो अगर स्क्वायर प्लेनर ऐसे लेता, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल आप ऐसे बनाते हैं ना भाई, आप मेरी मर्जी, मैं तो स्क्वायर प्लेनर कैसे ही ले सकता हूं। ये स्क्वायर प्लेनर था, इधर एक एटम होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए, इधर एक एटम होगा। अब बीच में जो एटम रखना है अपन वो ये वाला है। तो मैं स्क्वायर प्लेनर ऐसे लेने के बजाय मैं क्या चाहता हूं कि ये ऊपर वाला एटम और नीचे वाले एटम को ये अज्यूम करो, ये अपर साइड वाला और ये लोअर साइड वाला, और मैं स्क्वायर प्लेनर ऐसे अज्यूम करूं। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूं तुमको कि देखो ये छोटा एटम सभी 6 एटम को टच करता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन अगर मैं ये दोनों एटम को ऐसे पुश कर दूं अंदर की तरफ, इस छोटे वाले एटम को निकालो पहले, और फिर इसको पुश कर दूं, तो फिर ये जो चार आपने स्क्वायर प्लेनर बनाए ना, वो आपस में टच नहीं करेंगे, वो दूर चले जाएंगे ना। छोटे वाले एटम को हटा देते हैं। अब अगर मान लो इधर ऊपर वाला एटम जो रखा हुआ है और नीचे वाले एटम रखे हुए हैं, वो ऊपर वाले एटम और नीचे वाले एटम को मान लो मैं ऐसे कर दूं, तो ये चारों एटम क्या होंगे, दूर चले जाएंगे ना। तो ये ऊपर और नीचे वाला एटम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। हाँ और अगर पास आएगा तो इसमें जो छोटा एटम रखा जाएगा वो अब ऑक्टाहेड्रल वाला नहीं है, उससे छोटा एटम आना चाहिए। हाँ सर।
और वो हमने कैलकुलेट किया था BCC से। हाँ सर। तो वो आपको सोचना पड़ेगा, मतलब उतना नहीं आता है तो फिर से पूछो, नहीं आता है तो फिर से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछो और आई विल टेल यू दैट पार्ट, है ना। चलो बताओ। अब मैंने ना थोड़ा सा बताना था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना एक्सरसाइज 1 दिया था मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज 1 मैंने आपको होमवर्क दिया था। एक मिनट, आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना था, आई थिंक मेरे पास भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शायद नहीं होगा, तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। एक सेकंड में, क्योंकि अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी संडे को टेस्ट में भी आएगा ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन बता दो मुझे, कौन कौन से क्वेश्चन बताने हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, ठीक है। कुछ बच्चों ने सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछे थे, तो वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको डॉक्टर दोस्त, बट वो अपने वो कंसेप्ट पढ़ा नहीं था, कुछ कंसेप्ट में और मतलब बता देता हूँ क्या है वो, इसलिए मैंने उनको कहा था कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे ये। तो एक सेकंड, एक्सरसाइज 1 का मैं निकाल देता हूँ, क्या क्या पूछ रहे हो आप। एक मिनट, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का मुझे बताना है, पार्ट 1 का B2 का J, A1 भी बताना है और A5 भी बताना है, ठीक है। पहले मैं A1 बता देता हूँ। A1 में गिवन है अपन को K2SO4 solution is mixed with Cr2SO4 whole thrice, तो ठीक है भाई, we'll write like this, K2SO4 solution is mixed with Cr2SO4 whole thrice, 1:1 रेशियो है, ठीक है भाई। इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। मोल रेशियो gives the test of chromium ion but not the copper ion, है। कॉपर कहां से आ गया। K2SO4 solution is mixed with Cr2SO4 whole solution. Molar ratio gives the test of chromium ion but not the copper ion. Solution mixed with अच्छा, अलग अलग रिएक्शन है। ये कह रहा है इसको रिएक्ट करो तो क्रोमियम का टेस्ट मिलता है, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट को अमोनिया से रिएक्ट करो तो इसमें कॉपर का टेस्ट नहीं मिलता है, ये नहीं टेस्ट आता है। तो अपन कहेंगे भाई इसको इससे मिक्स करोगे तो डबल सॉल्ट बना, K2SO4 dot Cr2SO4 whole thrice dot 24H2O,
और ये डिसॉल्व होगा तो ये तो डबल सॉल्ट है ना, जो आपने ये लिखा होगा ये डबल सॉल्ट है। और ये जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं। तो अपन कहेंगे इसको वाटर में डिसॉल्व करके ही सीधे लिख देते हैं भाई, इसमें 2K पॉजिटिव बनेंगे, 4 सल्फेटाइन बनेंगे और 2 क्रोमियम आइन बनेंगे। तो ये तो टेस्ट देगा। लेकिन इस केस में क्या बनेगा, इस केस में कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा। और कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा होता है वो टेस्ट नहीं देता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा होता है वो टेस्ट नहीं देता है, मतलब ये टेस्ट नहीं देगा कॉपर आयन, कॉपर आयन का टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन इसमें अमोनियम के साथ लिखेंगे, ये अमोनियम भी हो सकता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, तब भी अपन यही प्रोडक्ट बताएंगे। एंड दिस इज अ डीप ब्लू कलर सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट कलर सॉलिड। तो इसलिए वो करे कि इसको इससे रिएक्ट करो तो कॉपर का टेस्ट नहीं आता है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। इसको इससे रिएक्ट करो तो क्रोमियम का टेस्ट आता है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, राइट। A1 लिखा अपन ने, इसके बाद बी की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है भाई। A1 A2 A5 का बी, एक मिनट है मैं ए और चेक कर लेता हूँ। A5 का बी, ठीक है। A5 का बी बता देता हूं भाई पहले। A5 के बी में है डेजिग्नेट द कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटीज एंड काउंटर आइन। काउंटर आइन मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, इसको कहते हैं अपन काउंटर आइन, ठीक है ना, सल्फेट है। सो डेजिग्नेट द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और काउंटर आइन होता है ये जो बाहर लिखा होता है, राइट। सो आइंस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बताएंगे ना भाई। काउंटर आइन पहले वाले में पोटेशियम है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो NiCN होल 4, यस। तो आप सभी में लिख दो काउंटर आइन क्या होगा और स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगा आपका। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है ना, मैं पहले वाले को लिख के बता देता हूं भाई। तो ये जो लिखा होता है ना ऐसे, जैसे आपने लिखा K2NiCN होल 4, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव, ये हो गया काउंटर आइन, और ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होल 4, ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये हो गया। फिर अपन से पूछा है बी, बी पार्ट में बी का J, बी का F और D1 का 4। रुको, अब 1 मिनट रुकना है मैसेज के लिए, जो भी आपको पूछना है बताऊं। B1 का J पूछा है, B2 भी है, B1 भी है और C भी है। A5 का A पार्ट भी है, A5 भी है इसमें, 1 मिनट है, A5 का A पार्ट भी पूछा। अच्छा A5 ही था, किसी ने A5 का A पार्ट भी पूछा है तो मैं वो बता देता हूँ। डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स, हाँ तो पहले वाले का C2O4 है तो वी नो दैट ना बाइडेंटेड है ये। और En is also bidentate. What are the coordination number of the complex? हाँ तो bidentate है तो 2 बनाएगा ना coordination sphere। अगर bidentate है तो coordination sphere क्या बनाएगा, ये ऑक्सिलेट है ना, ऐसे bidentate पढ़ा तो है बनना। It's a bidentate। En भी bidentate है, En is like this। This is En, ये भी bidentate है, ये भी पढ़ा था। तो अब मैं बी की बात करता हूं, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। बी का पूछा है मुझसे पहले, B2 का B1 का G, क्या कर रहा हूं,
B1 का विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, हाँ ठीक है। तो B1 के जे में अपन लिखेंगे दैट इज लाइक दिस है, जे वाला कोबाल्ट HgSCN होल 4, ठीक है। टोटल माइनस चार्ज 4, ये +2 हो जाएगा तो ये भी +2 होगा, तो लिखो ना कोबाल्ट 2। उसके बाद ये टेट्रा थायोसाइनेट S, क्योंकि ये जो भी ना, जैसे ऐसे कोई एम्बिडेंट लिगेंड है ना, SCN है ना, तो नाइट्रोजन डोनर होगा कि सल्फर, तो जो भी मेटल के पास लिखा होगा वही डोनर एटम S। और उसके बाद इस पे क्या चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव ना, मर्क्यूरेट, हाइग्रोमेट भी लिख सकते हो, मर्क्यूरेट भी लिख सकते हो, 2। ये लो भाई, हो गया ये पिकनिक। B1 का जे पूछा था किसी ने, मैंने उसको बता दिया, और अब पूछा है मुझसे, अरे B2 का जे पूछा था यार, अच्छा B1 का जे भी पूछा था, मैं सोच रहा मैंने वैसे ही बता दिया। B2 का DF, चलो रुको अब भाई B2 देख लेते हैं पर। अरे ये ना B2, हाँ B2 आ गया। B2 में आपने पूछा है डी, अब एक मिनट में लिख लेता हूँ सारे, DFH B2 में, और B2 का डी मैंने लिख लिया। B2 में और कोई है क्या, मैं एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ जो भी पूछा होगा जिसने। फिर B2 का जे, अच्छा B2 का जे भी है, ठीक है, B2 का जे भी हो गया, और फिर B4 वगैरह, ठीक है, ये है, मैं लिख लेता हूँ ये। तो पहले B2 का डी देख लेते हैं अपन क्या लिखा हुआ। डी वाले में गिवन है अपन को CrCO5 PH3, ठीक है, Cr है, CO होल 5 है, PPH3 है। तो इसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ना, तो फिनाइल, और ये कार्बोनाइल, तो पेंटा कार्बोनाइल लिखो। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, जीरो चार्ज, पेंटा कार्बोनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, क्रोमियम 0। ये लो, इसका नाम हो गया डी वाले। अभी एफ की बात है, ठीक है। इसमें आपने मुझे दे रखा है CO होल 5, देयर इज नो ब्रिज लिगेंड इन दिस, ऐसे बना, ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो डेक देयर इज नो ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड होगा तो अपन को म्यू ऐड करना पड़ता है, वो अपन को पता है, तो अपन लिखेंगे डेका कार्बोनाइल, डाई मैंगनीज, 0, हो गया। उसके बाद H में मुझे गिवन है देयर आर 2 कोऑर्डिनेशंस हियर, हाँ तो पढ़ा हुआ है क्लास में, PTCl को मैंने आपको बताया था क्या करना है।
आप इसको ऐसे कर सकते हो, टोटल मिला के जब दो कोऑर्डिनेशन क्लियर होते हैं ना, तो टोटल नेगेटिव चार्ज चेक करना होता है अपन को। 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इसको +3 नहीं दे सकते, क्योंकि प्लेटिनम जो होता है या तो +4 होता है या फिर प्लेटिनम +2 होता है, प्लेटिनम +3 नहीं होता। और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, अगर किसी में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो पक्का उस पर चार्ज ज्यादा रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो उस पर चार्ज कम रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा लिगेंड चाहिए, और ज्यादा लिगेंड चाहिए तो फिर मेटल को अच्छा लुईस एसिड होना चाहिए, और अच्छे लुईस एसिड के लिए उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसलिए प्रॉब्लम आया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द मेटल लाइन ना, जैसे अपन लिखेंगे मोस्ट ऑफ द मेटल लाइन, इसमें सिर्फ जे बचा हुआ है, मैं बताता हूँ जे वाला। जैसे अपन लिखते हैं ना सिल्वर, गोल्ड +1, कॉपर +1, Hg +1, ये ना कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होते हैं। कॉपर +1 है ना, Au+3, इनमें ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक हो जाए, और भी होंगे ना, जैसे Pt+2 है, Ni+2 है, कॉपर +2 लिखा अपन ने, कोबाल्ट +2 है, राइट, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो। Zn+2 है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही बने। और अगर ऐसे है, ये Mn+2 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना Cr+3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, Fe, राइट ना, Mn, Co, Ni, कॉपर +2, ये सब मैंने +3 स्टेट लिखे हैं, कॉपर +2 है, बाकी सब 3 स्टेट है। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। इसमें से अपन कहेंगे ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले, ये भी उसमें आएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 4 और 6, मतलब दोनों ही बना सकते हैं। अगर हायर वाला चार्ज है ना +3 वाला, तो 6 ही होगा। लेकिन अगर लोअर वाला चार्ज है तो इस केस में अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों बनाते हैं, साइज छोटा हो जाएगा ना, LHS से RHS की तरफ जाएगा, तो ये 6 भी बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लोअर चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, और अगर हायर चार्ज है +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा में वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, उसका ज्यादा टेंडेंसी होता है लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने। तो वो बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैंने वही अप्लाई किया। अब आप लिख सकते हो टेट्रामाइन डाइक्लोरो। अब इस पे क्या करेंगे फिर, मतलब +4 चार्ज है तो ये +2 रिमाइंडर है, इस पे -2 रिमाइंडर है, तो पहले कैटायनिक पार्ट लिखते हैं, बाद में एनायनिक पार्ट लिख देते हैं, तो लिखते हैं भाई टेट्रामाइन, टेट्रामाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4, और फिर उसके बाद लिख देते हैं दैट इज टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, वो नेगेटिव चार्ज आया ना उसमें, प्लेटिनेट 2, क्लास में अपन ने जैसे डिस्कस किया। अब मुझे एक और बताना था उसमें जे वाले में मुझे ऐसे क्यों, मैं इसको हटाऊंगा। अब अपन जे वाले पार्ट, जे वाले में गिवन है
क्रोमियम C6H6, इसका नाम मैं लिखूं मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइंस आपको न्यूट्रल लिगेंड बताया, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, डाइबेंजीन क्रोमियम 0, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड। अब अपन को जानना है वो साइन जो लिखा है वो क्या है, होता क्या है, हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स is has prefix eta, eta रिप्रेजेंट करता है कि वो हाइड्रोकार्बन लिगेंड, हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे बस, और उसका पावर रिप्रेजेंट करता है कि कितने कार्बन है उस हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन लिगेंड और 6 कार्बन, इसका आईयूपैक नेम में कोई सिग्निफिकेंस नहीं और रिप्रेजेंटेशन का ही सिग्निफिकेंस है बस। तो मैं ऐसे लिखता हूं, लिखो, मैं ऐसे लिखूंगा तो लिखो, हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे वो मुझे ईटा के ऊपर लिखना पड़ेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, फिर इसका मतलब है हमें कुछ चेक नहीं करना है, इट इज बेंजीन, वी नो दैट C6H6 इज अ बेंजीन, तो अपन चेक कर लेंगे क्या गिवन है अपन को, ईटा टू द पावर ऑफ 6 और वो डाइबेंजीन क्रोमियम हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो अब नेम में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ, अगर आप डाइबेंजीन क्रोमियम लिखते हो तो भी करेक्ट है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक लिगेंड को क्या लिखते हैं अपन, बिस और ट्रेस, डाई की जगह बिस लिख लेंगे अपन और बेंजीन लिख लेंगे अपन। अब इसमें ईटा का पावर लिखना पड़ेगा, अगर आप बिस लिखोगे तो राइट दैट ईटा टू द पावर ऑफ 6 बेंजीन ब्रैकेट क्लोज, वो ईटा की वजह से अपन ने ब्रैकेट लगाया और उसमें लिख सकते हैं क्रोमियम 0, बिकॉज ऑल एल्केन एल्कीन एल्काइंस दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स, वो मैंने आपको पहले बताया। इसमें लिख देंगे भाई बिस eta to the power of 5, this is nothing but cyclopentadienyl anion, ये है भाई, इट्स एरोमेटिक ना, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं होगा, इसमें दो ही कार्बन, तो मैं इसको लिखूंगा दैट इज cyclopentadienyl, और लिखेंगे अपन आयरन, so I'll write that iron because ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और ये 0, there is no, because alkane alkene alkynes are neutral ligands। इसमें अपन लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो अपन लिखेंगे पहले पोटेशियम, और ये होगा क्या, इथीन, तो ठीक है, विल राइट दैट, पहले अपन लिखेंगे ट्राइक्लोरो, फिर लिखेंगे अपन दैट इज ईटा इथीन ब्रैकेट क्लोज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो प्लैटिनेट, कितना 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना इसलिए 2 होगा, लो भाई होगा, ऐसे अपन बता सकते, ये आपका B2 आईयूपैक नेम वाला पार्ट। अब B2 के बाद B4 का F बता देता हूं भाई, B4 का F,
अच्छा ठीक है, मिल गया है। अच्छा, जो नाम लिखते हैं ना अपन, उसमें ये जो लिखा होता है वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होता है। अगर मुझे किसी का नाम गिवन है ना, तो मुझे उसका जब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, तो फॉर्मूला के अंदर जो लीगेंड लिखने होंगे ना, वो इसी ऑर्डर में लिखने होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो जैसे अपन लिखेंगे ना यहाँ पर एफ वाला, जैसे मान लेते हैं पहले B4 का ए वाला ले लेता हूं, B4 का ए वाला, डायअमाइन ट्राइएक्वा, डायअमाइन ट्राइएक्वा, हाइड्रोक्साइडो, क्रोमियम 3 नाइट्रेट। तो इसका मतलब है यहाँ Cr था, अब मुझे नाइट्रेट लिखना है NO3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसमें +3 चार्ज है, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, इस पे -1। +3 है, लेकिन अभी तक तो मेरे पास -1 है, तो नाइट्रेट कितने लिखने पड़ेंगे? हो गया -3 और +3। तो बाहर जो आयन लिखना होता है ना, काउंटर आयन, वो इसका चार्ज डिसाइड करके बताता है कि वो बाहर कितना होना चाहिए, क्योंकि बाकी का लिगेंड का चार्ज भी अपन को पता है। इसलिए तो हर बार आपको याद होगा, मैं लिगेंड का चार्ज जरूर लिखता था। अब मैं एफ की बात करता हूं। एफ वाले में आप लिख रहे हो टेट्राकिस पेरिडीन, ठीक है। प्लैटिनम, टेट्राफिनाइल बोरेट, 3। मतलब आप मुझसे ये कह रहे हो, देखो भाई अपन को पता है फिनाइल पे -1 चार्ज होगा, इट्स अ फिनाइल। जैसे अल्काइल होता है, आर पे एक नेगेटिव चार्ज होगा या फिर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। बेंजीन इज न्यूट्रल लिगेंड, फिनाइल विल नॉट बी अ न्यूट्रल लिगेंड, it will have -1 चार्ज। इसका चार्ज आपको गिवन है -1, तो -4, ये +3 गिवन है। इसमें आपको गिवन था ये +2। अब आप ये तो लिख सकते हो ना कि इसमें रिमाइंडर होगा माइनस, भाई क्योंकि नाम गिवन है ना, नाम से ही तो अपन ये लिख रहे हैं कि इसका +2 चार्ज। तो आप ये तो लिख सकते हो ना कि इसका रिमाइंडर +2 होगा। ये +3 गिवन है बिल्कुल पूरा, गिवन है ना +3। हाँ बोरेट, तभी तो बोरेट लिखा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था कोटेशन पे। लिख दो। भाई इधर तो चार्ज बैलेंस नहीं है ना, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा ना। कैसे? कैटायन को लिखेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम्स हो जाएगा चार्ज बैलेंस, क्योंकि जो भी नाम लिखोगे उसमें चार्ज तो बैलेंस करेंगे ना। यस। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपने पूछा मुझसे D1 का 6। D1 का 6 वाला, ठीक।
पहले D1 को ही पढ़ लेते हैं, राइट। D1 अब मेटल कॉम्प्लेक्स विद दिस, मेरे पास एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई, हैज बीन आइसोलेटेड इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, A एंड B। The form A reacts with AgNO3 to give white PPT readily soluble in ammonia, whereas B gives yellow PPT soluble in concentrated acid, ठीक है भाई। देखो भाई, अगर A AgNO3 से रिएक्ट करेगा ना तो व्हाइट पीपीटी देगा, और B अगर AgNO3 से रिएक्ट करेगा ना तो येलो पीपीटी देगा। हम सबको पता है व्हाइट पीपीटी मतलब AgCl और येलो पीपीटी मतलब AgB। मतलब जब आप B बनाओगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होना चाहिए, और जब A बनाओगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होना चाहिए Cl, ये कोऑर्डिनेशन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, क्रोमियम है, +3 चार्ज है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हमें अगर 6 या उससे ज्यादा लिगेंड है हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना देता है। Cr NH3 होल 4 Cl एंड Br, ये B जो होगा Cr NH3 होल 4 Cl2 और Br, ये तो बन गए अपने 2 कंपाउंड्स। अब ये AgNO3 से येलो व्हाइट पीपीटी देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो आयंस होते हैं उन्हीं का तो टेस्ट लगाते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले जो होंगे वो तो टेस्ट देते ही नहीं ना। अब A और B बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन एंड ईच केस बता देंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दोनों केस में +3 है तो DsP2 हो जाए, D2sp3 हो जाएगा। F वाले पे डायरेक्टली आ जाता हूं, D1 का F कहां, D1 का F क्या पूछा था, एक सेकंड, D1 का F तो है ही नहीं, पूछा था क्या था, D1 का 6th पार्ट, ठीक। तो D1 के 6th पार्ट में अपन को गिवन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इन द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया। अच्छा ये नहीं पता था अपन को, ठीक है। ये एक्वस अमोनिया में अगर डिसॉल्व करोगे ना ये पीपीटी, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा, और इसको डिसॉल्व करोगे अगर एक्वस अमोनिया में तो बाहर सील की जगह Br लिख देंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिल्वर सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही शो कर सकता है, ये बन जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी और कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा वाटर जैसे, और ये भी डिसॉल्व होगा और वाटर जैसे कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये अपने पास थे डाउट्स ऑफ डी। अभी एक पार्ट 1 का C2 भी पूछा है और C4 भी पूछा है, एक मिनट को मैं C2 भी बताता हूँ और C4 भी। सर D1 के 6 में कॉन्सेंट्रेटेड और एक्वस अमोनिया अलग अलग यूज किया है, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा? एक्चुअली मैंने उसको बोला नहीं, AgBr जो होता है ना वो डाइल्यूट में डिसॉल्व नहीं होता है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए होता है। ओके सर।
AgCl डाइल्यूट में डिजोल्व होता है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करोगे तो AgBr और AgCl दोनों रिएक्ट करेंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर डाइल्यूट होगा तो उसमें AgCl डिजोल्व होगा, AgBr नहीं होगा। इसलिए ऐसे वो पार्ट क्वालिटेटिव का मैंने उसको रोक कर रखा है कि बस तो रुक जाते हैं, पर उससे बताऊंगा मैं उसको। C2 पूछा है, मैं पहले C2 बता देता हूँ भाई। C2 में अपन को गिवन है 1 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स CrH2O होल्ड पर और Cl2 डॉट H2, इसका ना 1 ग्राम ले लेते हैं। 1 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा तो मोल्स आ जाएगा। पास थ्रू द कैटायन एक्सचेंजर, अच्छा इसको मैंने ना HCl से रिएक्ट टू प्रोड्यूस HCl, ठीक है भाई। कैटायन एक्सचेंजर मतलब H प्लस आइन रहा होगा, तो ये बाहर वाला ट्वाइस ऑफ HCl बना देगा, अंदर वाला Cl थोड़ी बना सकता। The acid liberated was diluted to 1 liter, ठीक है भाई। ये जो एसिड बना ना यहाँ पर diluted to 1 liter, what will be the molarity of the acid solution? हाँ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर मास चाहिए बस, वो भी गिवन है। तो जितने मोल्स इसके होंगे उसके डबल मोल्स इसके हो जाएंगे। इसके मोल्स कितने हो 266.5, वेट इन ग्राफ डिवाइडेड टू, तो HCl के मोल्स कितने हैं उसके ट्वाइस, क्योंकि जितना Cl बाहर होगा वही तो रिएक्ट करेगा। तो HCl बनाएंगे तो इस पे -1 चार्ज होता है ना, तो 2 H प्लस आइन से रिएक्ट करेगा ये। तो क्या करें, इसकी मोलारिटी बता दो। मोल्स क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 होता है। वॉल्यूम कितना ले रखा है, 1 लीटर बोल रखा है आपने, लो भाई मोलारिटी आ गई। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट के रिएक्शन है, हमको लिख के कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें ये पता है कि भाई काउंटर आयन के अलावा कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो जो भी रिएक्शन करना है इन्हीं से करना है। C4 भी पूछा है किसी ने, मैं C4 देख लेता हूं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस चेक कर लो। नंबर ऑफ आयंस अगर सेम हो तो चार्ज चेक कर लेना, जिसपे ज्यादा चार्ज है उसका कंडक्टेंस ज्यादा। बताया तो था लास्ट टाइम कि अगर सोडियम है तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से कंडक्टेंस क्या होगा एल्यूमिनियम से, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था ना उसमें बताया तो था कंडक्टेंस। चलो देखते हैं, पहले वाले में 2 ही आयंस आएंगे, सेकंड वाले में एक भी आयन नहीं आएगा। जैसे इसमें एक आयन ये होगा, 2 Cl मतलब 3 आयन हो जाए। तो बाहर वाला तो पूरा डिसोसिएट होता है, ये बस एक स्फीयर जैसे होगा। तो पहले वाले में 2 ही आयंस होंगे, एक पोटेशियम और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ही बात है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस अलग अलग होता है। कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होता है और कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है। तो सेकंड वाले में एक भी आयन नहीं आएगा, उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम। फोर्थ वाले में 4 आयन आएंगे, फोर्थ वाले में। और थर्ड वाले में कितने आयन आ रहे हैं, 5। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आप इसके 2 आयन कंसीडर करोगे ना, तो जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ऐसे लिखोगे तो टोटल आयन कितने, क्योंकि इस पे -2 चार्ज रहा होगा, इस पे -3 चार्ज रहा होगा, या +2 और +3 ऐसे -3। तो अपन बताएंगे ना कि भाई इसमें 2 आयन इससे और 3 आयन इससे, ऐसी बात है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाएंगे ना। ये तो 3 और ये 2 5 आयन्स हो गए। तो पहले वाले से 2 आयन्स आए, दूसरे वाले से 0, थर्ड वाले से 5 और लास्ट वाले से 4। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका, थर्ड वाले का, फिर 4 वाले का, फिर 2 वाले का, फिर 0 वाले, वो कंडक्टेंस होगा।
अब बताओ और क्या डाउट्स हैं? और कोई डाउट्स हैं? पार्ट 1 के अलावा पार्ट 2 दिया था? हाँ सर। पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का बताओ, पार्ट 2 के क्वेश्चंस। पार्ट 2 का B1 D5 C3। ओके, पहले B1 बताओ। A complex ion is formed by platinum in some oxidation state with the ligands in a proper number so that the coordination number of the platinum becomes 6. Which of the following can be the correct IUPAC name? हाँ तो ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अपन कोशिश करेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वाला हो, क्योंकि प्लेटिनम के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +2 और एक +3। मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि प्लेटिनम को +4 में रखना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, इस पे चेक करेंगे तो सबका अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मुझे बी और सी को बना लेना चाहिए क्योंकि 4 उसी में गिवन है, तो बी सी और डी तीनों को बनाते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है। पहले मैं बी वाला बना, डाई अमाइन इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, डाइअमाइन का मतलब ये होता है, इथाइलिन डाइअमाइन का मतलब ये होता है, और फिर डाइथायोसाइनेटो एस, ये भी 2 होता है। फिर उसके बाद प्लेटिनेट मतलब पीटी लिखना, और बाहर क्या लिखा आपने 4 और आइन लिखा मैंने। तो मैं क्या करूंगा कि इसको +4 लिखा अपन ने, तो 4 आइन लिखेंगे अपन। तो मैं लिखूंगा डाइअमाइन इथाइलिन डाइअमाइन, एक मिनट है, डाइअमाइन इथाइलिन डाइअमाइन, स्पेलिंग भी करेक्ट है, डाइथायोसाइनेटो एस। क्या बताना है इसमें? करेक्ट है ये बदलने। डाई ए डबल एम भी ठीक है अपना, इथाइलिन डाइअमाइन भी ठीक है अपना, और डाइथायो साइनेटो एस, प्लेटिनम भी ठीक है अपना, और ये भी ठीक है अपना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, ये आयन बनेगा अपने पास, तो +4 है तो ये -2 है, तो अपन को क्या करना चाहिए, यहाँ पर -2 है तो न्यूट्रलाइज कर देता हूँ, +2 लिख लेते हैं। ठीक है, आयन लिखा हुआ है, लेकिन +2 होगा तो ये प्लेटिनेट नहीं हो पाएगा, इसको प्लेटिनम होना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटिनेट तब होता जब यहां नेगेटिव चार्ज बचता। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो 8 होता, वहां पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना, क्योंकि इसको +4 अज्यूम कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है अपन को, और ये -2 है, -1 × 2, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, +2, और +2 होगा तो ये प्लेटिनम होगा, प्लेटिनेट नहीं होगा, इसलिए वो गलत होगा। दूसरा वाला जो लिखा हुआ है उसमें प्लेटिनम लिखा हुआ है और सेम है अपने पास, सब कुछ सेम है, बस प्लेटिनम लिखा हुआ है, इसलिए वो करेक्ट है। C3 C3 में गिवन है मुझे, दैट इज यहीं पे लिख लेता हूँ C3। A solid or compound is made by mixing cobalt nitrate, मतलब CONO3 whole tribe, and a potassium nitrate and KNO3। ये +3 है, ये +1।
इन द रेशियो 1:3। ठीक है, तब तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ कॉम्प्लेक्स। एक्वस सॉल्यूशन, द कंपाउंड शोज 4 पार्टिकल्स पर मॉलिक्यूल। हाँ तो बनाऊंगा ही मैं, तो रेशियो है ना, मतलब ये ऐसे बनाना है मुझे। ये 3 बनेंगे और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 4 पार्टिकल बनेंगे। Whereas molar conductivity reveals that the presence of 6 electrical charges, तो होंगे ना। तीन ये और 3 ये। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, वो तो वैसे ही बना देते थे, क्या प्रॉब्लम है ना, अपन ऐसे बना देते। थोड़ा सा अपन को ना कॉमन सेंस यूज करना है, बाकी सारे पार्ट अपन को पता है क्या करना है। C7, which of the following complex will be hydrated to relatively minimum extent by dehydrated to minimum extent by H2SO4। तो ठीक है ना, जिसमें वाटर सबसे कम होगा उसका डिहाइड्रेशन सबसे कम होगा। सो मिनिमम हाइड्रेट का मतलब क्या, अब सी में तो वाटर ही नहीं है तो उसका तो डिहाइड्रेशन ही नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो वाटर होगा वो नहीं हट सकता, बाहर वाला वाटर लिटेगा। डिहाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से कुछ नहीं जाने वाला, जो बाहर प्रेजेंट है बस वही जाएंगे। तो आंसर इज सी। अब बताओ, और कोई डाउट। D5, D5 में गिवन है अपन को all the metal lines contains T2G EG configuration। ठीक है, अपने पास है, ये कह रहा है कि T2G एंड EG configuration। इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। All the metal line contains T2G and EG configurations. Which of the following complex will be paramagnetic? कोई बात नहीं भाई, ये मेटल लाइन की वजह से पैरामैग्नेटिक तो नहीं हो सकता। कोई भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ ये मेटल लाइन की वजह से तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक फिर कैसे आएगा? लीगेंड की वजह से। लीगेंड की वजह से पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो पैरामैग्नेटिक? दो अनपेड होते हैं। अगर सभी में ये है तो मैं लीगेंड की वजह से पैरामैग्नेटिक बता सकता हूं। कौन से लीगेंड? ये सब पैरामैग्नेटिक। देखते हैं, पहले वाले में O2 है। CN का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वी नो दैट। तो अपन क्या करेंगे, पहले वाले में और लास्ट वाले में चेक करते हैं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बी और सी में। तो पहले वाले लास्ट वाले में अपन ऐसे करेंगे, FeCl CN4 O2 और 4 नेगेटिव, ये ए ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन की बात, डी ऑप्शन की बात करता हूं। बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी में CN माइनस का मतलब इट इज बॉन्ड ऑर्डर इज 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब N2 जैसे, N2 जैसे मतलब इट इज डायमैग्नेटिक। अमोनिया भी नहीं हो सकता, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो लास्ट वाला क्या गिवन है अपन को? FeCN5 O2 और इसमें -5। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे,
भाई ये -5 है, इसको क्या ले लें, क्योंकि आयरन का या तो +2 होगा या फिर +3 होगा, और -5 रिमाइंडर, मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इससे बैलेंस होगा। तो फिर इसमें अगर ये +2 लिखता हूं मैं, क्योंकि मोस्टली जो कि मैं अज्यूम करूंगा +2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये +2 है तो O2 -2 होता है, और -2 का मतलब है कि O2 के पास, -2 का मतलब है कि देयर विल बी 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है डायामैग्नेट। यहां पर ये -1, ये -4, -4 रिमाइंडर है, और अगर मैं इसको +2 अज्यूम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, और -1 होगा तो दे आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। तो बताएंगे अपन, ए इज द आंसर, दोनों में चूज करके बता देंगे अपन विच इज द बेस्ट वन। सो ए इज द आंसर, वी गॉट द आंसर। दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज। अब अपन नेक्स्ट टाइम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट मतलब कंप्लीट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ई सेक्शन भी आप करके रखो, और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 आपका होमवर्क होगा। सो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 ORM, and coordination compound, exercise 1 part 1 part 2 section E, ये आपका होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलो फिर आज इतना ही, आज दैट्स ऑल।